हेलो एंड वेलकम। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को हम 2 से 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। यह है पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ों के बारे में। हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के फादर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है, हम ये देखेंगे। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या है, और इसी लेक्चर में हम देखेंगे ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या फर्क है। और लास्ट में हम देखेंगे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जिसको बोलते हैं जॉर्ज मैनक्यो प्रिंसिपल्स भी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है उसका फादर है एडम स्मिथ। याद रखना, इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ। लेकिन इकोनॉमिक्स के मेन 2 ब्रांचेस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है मीजो इकोनॉमिक्स भी एक तीसरी ब्रांच है, जो कि है माइक्रो और मैक्रो के दरमियान की इकोनॉमिक्स। लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना जानो, इकोनॉमिक्स एक ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ है इकोनॉमिक्स का फादर, लेकिन एडम स्मिथ ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कंसेप्ट दिया, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ ही है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इसका फादर है जेएम कीन्स, क्योंकि जेएम कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया। जेएम कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। कहां पे बताया, कहां पे बताया? अपनी अपनी किताब में दोनों ने बताया। तो ये 2 आपके सामने बुक्स है। एडम स्मिथ ने 1776 की वेल्थ ऑफ नेशंस बुक, जो इसकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें इसने कंसेप्ट दिया, उसमें इसने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसलिए फादर है ये। जेएम कीन्स ने 1936 में जो बुक इसने दी, जेएम कीन्स की बुक का नाम क्या है, पढ़ो एक बार। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जेएम कीन्स की जो ये बुक है, इसमें जेएम कीन्स ने कंसेप्ट दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन? जेएम कीन्स। अब देखो आगे, जेएम कीन्स और एडम। वैसे एक बात बोलूं, एडम स्मिथ की ये जो बुक है ना वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका फेमस नाम था। असल में अगर नाम देखे वो बहुत लंबा था, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मगर इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। पॉपुलरली इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इन शॉर्ट इतना पता चल गया आप लोगों को, फादर है ये इसका फादर है ये इसका। अपनी बुक ने इसने माइक्रो के बारे में बताया, इसने अपनी बुक में मैक्रो के बारे में बताया, इतना आपको पता चला। लेकिन कंसेप्ट दिया, मैंने टर्म नहीं बोली। इन्होंने टर्म कॉइन नहीं की, इन्होंने बस आइडिया बोला, आइडियोलॉजी बोली, अपनी कंसेप्ट दिया मैक्रो और माइक्रो का। तो यहां पे आप देख लीजिए कि अगर सवाल आए कि पहले माइक्रो आई कि मैक्रो, आप डेट देखो भाई, 1936 और 1776। पहले इस बुक में माइक्रो आई, फिर मैक्रो आई। तो 2 ब्रांचेस में पहले ये ब्रांच का इमर्जेंस हुआ, उसके बाद ये ब्रांच आई। अब और एक बात सुनो, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के आने का रीजन क्या था? इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के आने का रीजन था 1929 वाला ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। नजदीक लाऊं क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताना, अगर आप इस नोट से डरते हो तो नेक्स्ट टाइम जो मैं नोट बनाऊंगा वो थोड़ा सा दूर दूर लिखा हुआ होगा। डरो मत, मैं आपको हर एक बात आराम से समझाऊंगा, ठीक है? बताना मुझे कमेंट करके क्या इस नोट से दूर से डरते हो। चलिए, नजदीक भी लाऊंगा। तो सुनिए, 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आया, जेएम कीन्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का रिएक्शन था, रिजल्ट था। देखो मेरे दोस्तों, आपको मैं बताऊं, वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसको बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी। वो ज्यादातर बोलता था गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मार्केट ही डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में।
लेकिन 1929 में जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से ये 1933 तक चला। अब इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया और इसका असर पूरे दुनिया पे चला गया। याद रखना, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड का शॉक हुआ, डिमांड कम हुई, डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, समझ नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, नए बच्चे हो तो समझ आएगा भी कैसे, पहला लेक्चर तो है, अच्छी बात है, जितना समझ आया उतना इस लाइन में याद रखो, नहीं आया समझ, आगे हमको ये डिस्कस करना है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन्फ्लेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए फिलहाल कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, मतलब कि डिमांड का बहुत कम शॉक हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ, इक्विलिब्रियम खत्म हुआ, क्राइसिस हो गए, क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, मतलब कि इन शॉर्ट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट तक की कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए। तो जेएम कीन्स ने यही बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमें मार्केट नहीं देखना, हमें इकोनॉमी एज ए होल देखनी है। अगर यह बातें आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का वेट करो। इन शॉर्ट अभी तक जो हमने पढ़ा इतना ही याद रखना है आपको। इकोनॉमिक्स का फादर ये, यही इसका फादर, ये बंदा है इसका फादर, इसने अपनी बुक में इसके बारे में बोला, इसने अपनी बुक में इसके बारे में बताया। और दोनों में से माइक्रो और मैक्रो में से दोनों में से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आई। और याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब इस डेट पे आई तो इस डेट पे एक डिप्रेशन हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसी की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स आई। अब यह भी याद रखना कि एडम स्मिथ वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जेएम कीन्स ने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया, जेएम कीन्स ने अपनी बुक में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया, तो इसको बोलते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स को कीनेजियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कीनीजियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब कीनीजियन इकोनॉमिक्स, दूर से आपको क्या अंदाजा होता है कि ये माइक्रो के बारे में बात करती होगी, दूर से आपको इसका अंदाजा क्या होता है कि ये माइक्रो के बारे में बात करती होगी। अब ये बोलता था गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये प्रॉब्लम हो गई, हमें मार्केट के बारे में नहीं देखना, हमें इकोनॉमी एज अ होल के बारे में देखना है। ये लाइन अगर समझ नहीं आई कोई बात नहीं, पढ़ना है हमें आगे। फिलहाल आगे चलते हैं। सुनो, इकोनॉमिक्स जो है मेरे दोस्तों, ये ग्रीक टर्म से निकली हुई है। दो ग्रीक टर्म्स है, ओकोस, नोमोस। अब इन शॉर्ट इतना याद रखो, इकोनॉमिक्स दो ग्रीक टर्म्स से निकला हुआ है, इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश वर्ड है। दो ग्रीक टर्म्स कौन कौन से है, दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से है, ओको और नोमिया। तो इकोनॉमिक्स निकला हुआ है ग्रीक टर्म ओकोनोमिया से। इन शॉर्ट, ओको का मतलब है हाउस, नोमिया का किसी जगह निमीज भी लिखा होता है, किसी जगह नोमिया भी लिखा होता है। इन शॉर्ट इतना याद रखो, ओको का मतलब होता है हाउस, नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, घर को चलाना। तो इकोनॉमिक्स ओकोनोमिया से निकला है, जिसका मतलब है घर को चलाना। सर, घर को चलाना और इकोनॉमिक्स में आपस में कनेक्शन क्या है? मेरे दोस्तों, जिस तरह से आपके पेरेंट्स या आप खुद घर को चलाते हो, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी चलती है। वही है डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। जैसा कुछ आपके घर में हो रहा है वही है आप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वही कंट्री लेवल पे भी हो रहा है, वही वर्ल्ड लेवल पे भी हो रहा है, वही स्टेट पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे हो रहा है। हर एक बॉडी वही करना चाहती है। जिस तरह से एक बंदा घर में कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, क्या करता है देखो, जिस तरह से एक बंदा मैनेज करता है अपने हाउस को, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। एक घर है, ठीक है, मान लिया एक घर है, ये है हेड ऑफ द फैमिली, मान लिया। घर में बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, एक घर में बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं। रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज जो आप इस्तेमाल करो, जैसे कि वाटर आया, जैसे कि एयर आया, जैसे कि लकड़ी वुड आई, जैसे कि फूड आया, अनाज आया, सैलरी आई। जो भी चीज घर में आता है वो है रिसोर्स, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फायदे के लिए। इन शॉर्ट, घर में हर एक के घर में डिफरेंट रिसोर्सेज आते हैं। फ्रूट्स, अनाज, पैसा, जो भी चीज आती है, मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सारे रिसोर्सेज को हमेशा घर में इस तरह से यूज किया जाता है, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए। इन शॉर्ट, बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिक्स में
जिस तरह से गर्म है रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए, इसी तरह इकोनॉमिक्स को भी चलाया जाता है। देखो मेरे दोस्तों, जो घर में होता है हेड ऑफ द फैमिली, वो रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए, हर एक चीज को अच्छे से इस्तेमाल करता है। लेकिन एक मसला है, जो भी रिसोर्स घर में आता है वो हमेशा कम पड़ जाता है। पानी आया घर में, कम पड़ा। बिजली आई घर में, कम पड़ा। अगर आपको 10 घंटे की बिजली दे दे, आप बोलोगे 12 घंटे दे दो। अगर 12 घंटे की बिजली आए, आप बोलोगे 24 आवर्स दे दो। 24 आवर्स की बिजली आपको आए, आप बोलो रिमोट वाला स्विच रखो। अब रिमोट वाला स्विच भी दे दे, आप बोलो नहीं भाई सोलर लगाओ, कोई इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, सोलर सब कुछ लगाओ। सोलर भी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी फुल आ गई 24 आवर्स। फिर आप बोलोगे तेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। फिर लास्ट में आप बोलोगे हमको अब आर्टिफिशियल सन चाहिए। आर्टिफिशियल सन के बाद भी आप पता नहीं क्या क्या मांगोगे। आपके वांट्स कभी खत्म नहीं होने वाले। इसीलिए जो ये बिजली थी वो कम पड़ गई। तो याद रखो, रिसोर्सेज कम पड़ते हैं क्योंकि आपके बहुत ज्यादा वांट्स है। इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है यहां पे कि घर में जो होता है वही है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। कैसे सर, कैसे सर, कैसे? घर में आप रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करते हो ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए, लेकिन वो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, वो मिनिमम होते हैं। क्यों होते हैं मिनिमम? क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज एक तो ऊपर से ही कम होते हैं, ऊपर से आपके अनलिमिटेड वांट्स, ऊपर से आपकी लालच। अब मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक्स की सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन यही है। ब्यूटीफुल डेफिनेशन यही है, हाउ टू यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज, हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। यह है इकोनॉमिक्स की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी डेफिनेशन। तो ठीक है, कोई आपको बोले हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू गेट बेनिफिट तो था, लेकिन हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज क्यों? मिनिमम रिसोर्सेज क्यों? मिनिमम रिसोर्सेज इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा भी कम होते हैं, ऊपर से अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, लालच की वजह से, वांट्स खत्म ना होने की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। अब मेरे दोस्तों ये सुनो आप ये पॉइंट, अगर कोई बोले रिसोर्सेज कम क्यों है, क्योंकि आपको बोलना है जवाब क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, इसलिए रिसोर्सेज कम है। अब देखो यहां पे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपको 10 रुपीज दे दी। कितने रुपए दे दिए? 10 रुपए दे दिए। आपको फादर ने पैसा दिया 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज मिल गए। बोला कि चलो आप खर्च करो, लेकिन आपके वांट्स बहुत ज्यादा है। आपको लेज भी खाना है, कुरकुरे भी खाना है, जिम भी करना है, आपको रिचार्ज भी करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, बस फेयर भी चाहिए आपको। तो आपको 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, इसी तरह 5 रुपए, इसी तरह 10 रुपए। आपके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास है मिनिमम रिसोर्सेज, आपके पास है सिक्योर रिसोर्सेज, लेकिन आपके वांट्स यहां पे अनलिमिटेड है। आपके वांट्स यहां पे ना खत्म होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 10 रुपए में चलो भाई कुरकुरे नहीं खाएंगे, लेज नहीं खाएंगे, सेहत के लिए ठीक नहीं, जिम ये सेहत के लिए, सेहत के लिए, सेहत के लिए। आप क्या करोगे? आप चूज करोगे इनमें से मैं कौन बराबर करूंगा ताकि एलोकेशन बराबर हो, इनमें से मैं कौन बराबर करूंगा ताकि ये 10 रुपए के बराबर हो। जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उतने ही मैं वांट्स अपने फुलफिल करूं। आप आपस में चूज करोगे। जब आप चूज करते हो, चॉइस करते हो, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सवाल आएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तभी अराइज होती है जब रिसोर्सेज कम हो, सिक्योर हो, मिनिमम हो, वांट्स मैक्सिमम हो या अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड वांट्स और मिनिमम रिसोर्सेज, सिक्योर रिसोर्सेज की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है। डिसाइड करना पड़ता है कौन सा चूज करूं, कौन सा चूज ना करूं। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन और भी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। हालांकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन और भी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। क्या क्या? देखो क्या क्या। यहां पे देखो, रिसोर्सेज कम, ये भी एक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनलिमिटेड वांट्स, ये भी एक प्रॉब्लम,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी, ये भी एक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, जो हमने पढ़ा ना वो यहां पे लिखा हुआ है। सुनो 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 इस बात को, डेफिनेशन भी याद रखो। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। मगर घर वालों के साथ क्या रिश्ता है इसका, इकोनॉमिक्स का? सुनो, घर में जो होता है वही है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। क्या 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 क्या? हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेस, सिक्योर रिसोर्सेस, हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेस, सिक्योर रिसोर्सेस टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ये है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मगर मिनिमम रिसोर्सेस, रीजन क्या है मिनिमम रिसोर्सेस का? क्यों पड़ जाते हैं कम मिनिमम रिसोर्सेस? क्योंकि बहुत ज्यादा लालच, अनलिमिटेड वांट्स। अब जब अनलिमिटेड वांट्स और मिनिमम रिसोर्सेज का यहां पे मिसमैच हो, या जब अनलिमिटेड वांट्स हो और मिनिमम रिसोर्सेज हो, एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको बोलते हैं क्या है? पीओसी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब सवाल आपको मैं दूंगा, आप मुझे बताइए कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपको बताना है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सिक्योर रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये तीनों है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इतना ही नहीं, इकोनॉमी में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए? क्लोथ्स बनाए, फूड बनाए, हेल्थ के लिए कुछ सामान बनाए, एजुकेशन दे दे, सर्विसेज दे, गुड दे दे, किस तरह क्या बनाए? एसी बनाए, हीटर बनाए, अगर ठंडा है एसी, या एसी तो दोनों जगह इस्तेमाल होता है, अगर ठंडा है तो हीटिंग सिस्टम वाला। अब हाउ टू प्रोड्यूस, क्या ये मशीन से बनाए? क्या ये मजदूरों से, लेबर से बनाए? क्या मशीन से बनाए, मशीनों से? क्या लेबर से बनाए, मजदूरों से? अच्छा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जैसे कि क्या पुअर के लिए बनाए, क्या रिच के लिए बनाए, क्या सारे लोगों के लिए बनाए, क्या कोल्ड एरियाज के लिए बनाए, क्या हॉट एरियाज के लिए बनाए, जहां पे जिस एरिया में जरूरत है उसके लिए बनाए। मतलब कि यह भी एक प्रॉब्लम है। भाई मेरे कांगड़ी, पता है ना कांगड़ी जो कश्मीर में इस्तेमाल होती है, वो राजस्थान में चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो किसके लिए बनाए? कोल्ड एरियाज के लिए। तो इन शॉर्ट इतना जानो मेरे दोस्तों, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। क्या क्या? व्हाट, हाउ, फॉर हुम, मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम या अनलिमिटेड वांट्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। डेफिनेशन भी याद रहा। अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो बताइए क्या डिफरेंस है, सुनिए। इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स का ही अप्लाइड फॉर्म है। इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ पढ़ते हो जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इन्फ्लेशन विद रेस्पेक्ट टू एनी कंट्री या अप्लाई करके देखते हो किसी कंट्री पे, किसी स्टेट पे अप्लाई करके देखते हो। इंडिया में क्या रेट है इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है जेएंडके में, स्टेट में, जीडीपी कितना है जेएंडके में, नेशनल इनकम कितना है इंडिया में। मतलब कि जब आप किसी एरिया पे अप्लाई करते हो, जो आपने थ्योरी में सीखा उसका आप प्रैक्टिकल करते हो, जो आपने जीडीपी टर्म सीखी उसी टर्म को आप देखते हो एप्लीकेटिव अंदाज में, किसी एरिया के ऊपर उसको अप्लाई करते हो अप्लाइड फॉर्म में, प्रैक्टिकल करते हो। थ्योरी और प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिकल करते हो कितना है जीडीपी, कितना है अनएम्प्लॉयमेंट किसी एरिया का, किसी कंट्री का, ठीक है ना। मतलब एरिया का जिसमें कंट्री स्टेट नॉर्मली आता है उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इसीलिए कंट्री स्टेट का नाम इकोनॉमी के पहले आता है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जेएंडके इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे दोस्तों, आप इकोनॉमी से पहले ये स्टेट या कंट्री का नाम देते हो। क्या आपने कभी सुना इंडियन इकोनॉमिक्स? कभी नहीं सुना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ कंट्री का नाम नहीं आता, इकोनॉमी के साथ ही कंट्री या स्टेट का नाम आता है। जेएंडके इकोनॉमिक्स आपने नहीं सुना होगा, जेएंडके इकोनॉमी ही आपने सुना होगा। चलिए एक पॉइंट यहां पे है, ऐसे एक पॉइंट बना दिया मैंने। पहली बुक इकोनॉमिक्स की कौन सी थी? हालांकि वो फुली आप नहीं बोल सकते इकोनॉमी, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, लेकिन फिर भी मानते हैं पहली बुक जो थी इकोनॉमिक्स की वो थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। उसका दूसरा नाम चाणक्य, तीसरा नाम विष्णुगुप्ता। कौटिल्य,
चाणक्य, विष्णुगुप्ता, इन मतलब एक ही बंदा है ये, इसने अर्थशास्त्र लिखी थी, जो कि पहली बुक मानी जाती है इकोनॉमिक्स की। और क्या टाइम पीरियड था यार, किस टाइम पीरियड के दरमियान लिखी गई? 350 बीसीई से लेके 275 बीसीई। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रिलीजन को हटाने के लिए बिफोर कॉमन एरा की टर्म आई। बीसी होता है ना बिफोर क्राइस्ट, एक ही बात है। चलो भाई, और 350 पहले लिखा जाता है 275, क्योंकि बीसी में ये होता है। अगर आपका हिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज है तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, आगे हमको देखना है, आगे हमको देखना है यहां पे। सर ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेस से हम यूटिलाइज करेंगे इस तरह ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आए। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मिनिमम रिसोर्सेज इसलिए क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स, इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर ये तो डेफिनेशन है, लेकिन और भी कुछ डेफिनेशन है तो बताइए। हां, और भी है कुछ, तो सुनिए। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपको बुक्स में मिलेगी इकोनॉमिक्स की एक इजी सी डेफिनेशन। भाई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन करना। गुड क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसको आप टच कर सकते हो। सर्विस क्या होता है? कुछ भी ऐसा जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, इनटेंजिबल, जैसे ट्रांसपोर्ट आप टच नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन को आप टच नहीं कर सकते, हेल्थ केयर को आप टच नहीं कर सकते। दो चार एग्जांपल सर्विसेज की देता हूं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, ट्रांसपोर्ट को आप टच कर सकते हो क्या? आपने 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 एक बात याद रखना, एक बंदा है, जब ये किसी दूसरे बंदे को गुड या सर्विस देता है, यहां से ये वापस देता है पेमेंट, याद रखना, पैसा देता है। पैसा नॉर्मल केसेस में पैसे मिलते हैं वापस। अभी मुझे आप बताओ, अगर मैंने आपको सर्विस दी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दिया, आप आगे गाड़ी में चढ़ गए, तो आपने कंडक्टर को पैसे दिए, पेमेंट की, उसने आपको सर्विस दी, लेकिन आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट सर्विस है लेकिन इंटेंजिबल तो नहीं है, मैं तो ड्राइवर, कंडक्टर, सीट हर एक को टच कर सकता हूं। भाई याद रखना, और एक बात हमेशा कंफ्यूजन होता है, सर्विसेज में आप चीजों को टच नहीं कर सकते का मतलब कि उस सर्विस को आप टच नहीं कर सकते जो आपको गाड़ी में सर्विस मिली, जो आपको गाड़ी में ट्रांसपोर्ट मिला, उसको आप टच नहीं कर सकते। हां, कंडक्टर, ड्राइवर, जिसमें आप गाड़ी में बैठे हो उसको आप टच कर सकते हो, लेकिन उसको तो आप ओन नहीं करते हो ना, आप उसके ओनर तो नहीं बनते हो ना। आप गए जिम सेंटर में आपको सर्विस मिलती है, लेकिन आप बोलोगे सर हम तो टच करते हैं सर्विस को। कैसे? आप जिम में जो सर्विस लेते हो उसको टच नहीं कर सकते। आपने जिम में जो सामान को टच किया ना, उसके ओनर तो आप नहीं बने ना, वो आपको सर्विस दे रहा है वहां पे, तो उसके ओनरशिप तो आपको नहीं मिली ना, तो आपके लिए वो सर्विस है। कंफ्यूज नहीं होना कभी इस बात पे कि मैं चीजों को टच कर सकता हूं, वो कैसे सर्विस है। जैसे डॉक्टर सर्विस देता है, या टीचर सर्विस देता है, लेकिन आप उठ के बोलोगे टीचर साहब हमने तो आपको टच किया, आपने तो बोला सर्विस है इंटेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकते। टीचर आपको पढ़ाएगा, आप उठ के बोलोगे टीचर भाई आपको मैंने टच कर लिया, तो टीचर के आप ओनर नहीं बने। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर्विस दे रहा है, उसको आप टच नहीं कर सकते। जिसकी वजह से सर्विस मिल रही है वो अलग बात है, उसके आप ओनर भी नहीं हो, ठीक है। तो गुड्स में आपको ओनरशिप भी मिलती है, सामान भी मिलता है अच्छी तरह से। अब यहां तक तो ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कुछ और डेफिनेशंस जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन। देखो मेरे दोस्तों, इन 3 डेफिनेशंस में आपको इतना ही याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, किसने डेफिनेशन दी, अपनी कौन सी बुक में। डेट याद रखो तो ठीक है, अगर डेट याद नहीं रखोगे कम से कम इतना याद रखना, पहले ये डेफिनेशन आई, फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद ये आई। ये 3 सबसे फेमस डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स की। तो सुनो, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, याद आपको रखना है, एडम स्मिथ ने। अपनी बुक में कब दी? 1776 में अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशंस में दी। इसमें एडम स्मिथ ने बोला वेल्थ ही सब कुछ है, पैसा 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 सब कुछ है। रिच होता जाए, पुअर पे कोई ध्यान ना चला जाए, सिर्फ मेहनत करो, रिच बनता जाए, पुअर पे कोई ध्यान ना जाए, वेलफेयर पे कोई ध्यान ना जाए, सब लोगों की भलाई पे कोई ध्यान ना जाए, जिसको जितनी कैपेसिटी है रिच होने की वो रिच हो जाए। पैसा
पैसे वाला ज्यादा पैसे वाला इसमें बन गया। तो इसने वेल्थ वाली डेफिनेशन बोली, बोला बस इकोनॉमिक्स वेल्थ के इर्द गिर्द घूमती है बस, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन। किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने। कब दी? 1890 में इसने एक बुक लिखी, उसी में दी। 1890 में इसकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी? वेलफेयर डेफिनेशन। उस डेफिनेशन में उसने बोला हाँ 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 हाँ, एडम स्मिथ का वेल्थ तो ठीक है, वेल्थ तो ठीक है, लेकिन वेलफेयर भी साथ साथ होना चाहिए। देखो, वेलफेयर डेफिनेशन में इसने नहीं बोला कि वेल्थ को फेंको, नहीं, इसने क्रिटिसाइज किया वेल्थ डेफिनेशन को, लेकिन यह भी बोला वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर भी होना चाहिए। वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई भी देखना चाहिए। रिच 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 होता जाए और पुअर 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 होता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिच रिच तो हो जाए, लेकिन पुअर का भी ख्याल रखना है कि उनको कैसे इनके पैसे मिले, या कैसे उनको भी, वो भी कैसे रिच हो जाए। इन शॉर्ट उन्होंने बोला पूरी कंट्री को या पूरे स्टेट को या पूरे एरिया को अपलिफ्ट करना है, सिर्फ रिच को नहीं, वेलफेयर करना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, भलाई के बारे में सोचना है। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक किताब में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। कब दी? 1890 में। ऐसे सवाल आ सकते हैं। और एक डेफिनेशन है स्कैर्सिटी डेफिनेशन, सॉरी किसने दी स्कैर्सिटी डेफिनेशन? एल रॉबिन्स ने। कब दी स्कैर्सिटी डेफिनेशन? 1932 में। किस बुक में इसने बोला स्कैर्सिटी डेफिनेशन के बारे में? बुक आपके सामने है, एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। अब ये जो डेफिनेशन है स्कैर्सिटी डेफिनेशन, इसमें तीनों चीजें ध्यान में रखी गई भाई। वेल्थ भी होना चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए, और यह भी ध्यान में रखना है कि सिक्योरिटी जो होती है, रिसोर्सेज जो सिक्योर होते हैं, उनका भी जुडिशियल यूज होना चाहिए। मिनिमम रिसोर्सेज जो हो रहे हैं, खत्म जो हो रहे हैं रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज जो हैं, उनका भी जुडिशियल यूज होना चाहिए। सिक्योरिटी डेफिनेशन मतलब हमें वेल्थ और वेलफेयर के साथ साथ देखना है रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से किस तरह इस्तेमाल हो जाए, ताकि वेलफेयर भी हो और वेल्थ भी आए। रिसोर्सेज मिनिमम यूटिलाइज किस तरह हो जाए ताकि वेलफेयर भी हो, वेल्थ भी हो, और सबसे बेस्ट डेफिनेशन तीनों में यही मानी जाती है। अगर आपको सवाल आए इन तीनों डेफिनेशंस में, आप बताइए पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, आप जवाब दे सकते हो। अब यहां पे आते हैं मेरे दोस्तों, हमने आपको इतना तो पढ़ाया। देखो, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी बोलूंगा, आपको जवाब देना है लास्ट के 2 मिनट में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट के 2 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुनो, यहां पे देखो मेरे दोस्तों, हमने आपको ये तो समझा दिया, अब हम आगे चलते हैं। ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका हम डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। मेरे दोस्तों, इसका फादर एडम स्मिथ, इसका फादर जेम्स कीन्स, ये आपने देख लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीनीजियन इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड होगा, किसके रिलेटेड होगा? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में रिलेटेड होगा, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में की बातें हैं। अब याद रखो, ये बात भी आपको अगर याद रखना चाहो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रो निकला है एक ग्रीक टर्म माइक्रॉन, MIKRON, नॉट इंपॉर्टेंट। यार, माइक्रो निकला है एक ग्रीक टर्म माइक्रॉन से, जिसका मतलब है छोटा, नॉट इंपॉर्टेंट। कहां आ सकता है? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। इन शॉर्ट, याद रखा? ओके, अब आगे जानो। माइक्रो को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स भी, मैक्रो को हम बोलते हैं इनकम थ्योरी इकोनॉमिक्स भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, माइक्रो में मेजर डिटर्मिनेंट प्राइसेस है, मैक्रो में मेजर डिटर्मिनेंट इनकम है। इसका मतलब यह है, जब आप माइक्रो के टॉपिक्स पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो जो टॉपिक आप पढ़ते हो, ज्यादातर 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 टॉपिक्स इर्द गिर्द घूमते हैं प्राइसेस के। तो मेजर डिटर्मिनेंट प्राइसेस का मतलब यही है। मेजर डिटर्मिनेंट यहां पे इनकम का मतलब यह है, ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स
इनकम के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, इनकम उनमें आता ही आता है, आप इनकम के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हो। इन शॉर्ट, मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सवाल आए तो प्राइसेस, मेजर डिटर्मिनेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स या ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सवाल आए आपको लिखना है इनकम। इसीलिए इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम थ्योरी इकोनॉमिक्स भी, इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि यहां पे प्राइस थ्योरी, प्राइसेस के बारे में पढ़ना है, यहां पे इनकम, इनकम के बारे में पढ़ना है ज्यादातर। ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। इसका फादर पता है, लेकिन इन दोनों ने टर्म तो नहीं दी थी, इन दोनों ने सिर्फ कंसेप्ट दिया था, लेकिन माइक्रो और मैक्रो की टर्म जिसने दी वो याद रखना, उसका नाम था रगनार फ्रेश, RAGNARFRISCH। कब दी रगनार फ्रेश ने टर्म? 1933 में। सर फिर ये डेट क्या है? छोटा सा है कंसेप्ट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट में छोड़ दूं यहां पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी बनता है। पहला ऐसा बंदा दुनिया में जिसको पहला नोबेल प्राइज मिला, इन शॉर्ट पहला नोबेल प्राइज रगनार फ्रेश को ही मिला 1969 में। हालांकि दो बंदों को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था पहली बार 1969 में, एक था रगनार फ्रेश, दूसरा था जैन टिम्बरजन। नॉट इंपॉर्टेंट, टिम्बरजन को छोड़ दो, एक सेकंड, सॉरी, जॉन टिम्बरजन को छोड़ दो, जैन टिम्बरजन, और टिम्बरजन को छोड़ के रगनार फ्रेश याद रखना है आपको। रगनार फ्रेश जो है ये पहला, ये इसने तो टर्म दी, कौन कौन सी टर्म? माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स किसने दी? रगनार फ्रेश ने। कब दी? 1933 में। लेकिन रगनार फ्रेश जिसने ये दो टर्म्स दी 1933 में, वही वो बंदा है जिसको पहला नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला 1969 में। तो पहला नोबेल प्राइज, इसीलिए मैंने लिखा नोबेल प्राइज वहां पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माइक्रो मैक्रो के बारे में हमने ये वाला पॉइंट देख लिया, आगे चलते हैं। जैसा कि आपको नाम से लगता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, तो यहां पे स्मॉल चीजें पढ़नी है। यहां पे कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, लार्ज ओवर ए होल, एग्रीगेट, टोटल पढ़ना है। जहां जहां टोटल आए, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना मेहरबानी करके। जहां पे टोटल आए, जहां पे होल आए, जहां पे एग्रीगेट आए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है। जहां पे इंडिविजुअल आए, जहां पे वन फर्म आए, टू फर्म आए, फ्यू फर्म्स आए, फ्यू फर्म्स आए, मतलब कि इन शॉर्ट जहां पे होल, एग्रीगेट और टोटल ना आए, वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ही होता है। जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, या इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल्स, या फर्म या कुछ फर्म्स के बारे में पढ़ रहे हो, वो है माइक्रो। अगर आप सारी इंडिविजुअल्स या सारे फर्म्स के बारे में पढ़ रहे हो, होल या एग्रीगेट, टोटल में पढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं मैक्रो। एक बात बोलूं, मुझे एक बात बताओ, कंट्री है ये, यहां पे 10 फर्म्स है, 100 फर्म्स है, चलो आपने 99 फर्म्स के बारे में पढ़ा ना, तब भी माइक्रो ही है। जब तक टोटल ना हो जाए तब तक मैक्रो नहीं है। 99 भी माइक्रो ही है। हां, अगर 100 में से 100 के बारे में आप पढ़ रहे हो, होल के बारे में पढ़ रहे हो, एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हो, टोटल के बारे में पढ़ रहे हो, तब मैक्रो है। तो आप 10, 15, 20, 25, 30 इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हो, फर्म्स के बारे में पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो, कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हो, वो माइक्रो ही है। जब तक टोटल ना हो जाए, जब तक होल एग्रीगेट ना हो जाए। आगे देखो, इंडिविजुअल का जॉब या कुछ इंडिविजुअल्स का जॉब या उनका लेबर माइक्रो, टोटल जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, जॉब मिलना या अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल लोगों के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो। प्राइसेस ऑफ गुड या गुड्स के बारे में पढ़ना, एक गुड के बारे में किसी मार्केट में प्राइसेस वेरिसेस, यहां पे आप टोटल कंट्री में प्राइसेस का लेवल देखते हो, कितना राइज हुआ, इन्फ्लेशन कितना फॉल हुआ, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है ना, आगे वो देखते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगा इधर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप कंट्री में देखते हो, यहां पे नोट में डिफ्लेशन लिखना। पर्सनल इनकम के बारे में पढ़ते हो, यहां पे सारे लोगों के इनकम के बारे में पढ़ते हो, नेशनल इनकम। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लायर, एग्रीगेट यहां पे पढ़ते हो, टोटल, एग्रीगेट, होल, डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टोटल, मैक्रो।
इंडिविजुअल इंडिविजुअल, माइक्रो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखो मेरे दोस्तों, अब है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या फर्क है। देखो एक बात याद रखो, अभी मैंने बोला ये इसको देगा गुड्स एंड सर्विसेज और ये बंदा इसको देगा मनी, पैसा पैसा पैसा। अब देखो देखो, ये अगर कंट्री है, मान लो आप हो इस कंट्री के अंदर और आप कंट्री के बाहर भी अब लेन देन करते हो। ओपन इकोनॉमी समझाना है क्या है, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझो पहले वो क्या होता है, समझो इस बात को दोस्तों। सबसे पहले आप चाह रहे हो कि बाहर से सामान 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 आए, गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से आए, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। भाई पैसा बाहर से या पैसा यहां से जाने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोलते। कभी भी पैसों पे आने जाने, पैसों 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 पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। सामान 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 पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि आप यहां से पैसे बाहर भेजोगे, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये इंपोर्ट नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। बाहर से आपने सामान लाया, सामान पे देखा जाएगा कंट्री में आ रहा है तो इंपोर्ट। यहां से कंट्री से ही सामान चला गया बाहर, सामान बाहर चला गया, गुड्स एंड सर्विसेज बाहर चला गया तो एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में बाहर से जब सामान आता है, इंपोर्ट होता है, तो यहां से पैसे देने हैं ना। अभी मैंने बोला सामान एक देगा, दूसरा पैसे देगा। बाहर से सामान आ गया, यहां से यहां से यहां से पैसा जाएगा। यहां से जब पैसा जाता है उसको बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। इसी तरह जब हमारी कंट्री में से सामान बाहर जाता है, सामान बाहर जाता है, वहां से पैसा आएगा। पैसा जब कंट्री में आता है उसको बोलते हैं इंजेक्शन। सवाल बोलूं सवाल बोलूं सवाल बोलूं सवाल बोलूं, बता मुझे, एक्सपोर्ट के टाइम पे इंजेक्शन होता है कि लीकेज होता है? सर एक्सपोर्ट के टाइम पे पैसा आता है, इंजेक्शन हुआ। इंपोर्ट के टाइम पे क्या होता है? इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज आए, पैसे जाएंगे, पैसे जाने को लीकेज बोलते हैं सर। पेमेंट चली गई, लीकेज हो गई। ओपन इकोनॉमी में इंजेक्शन लीकेज होती है, ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ओपन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओपन इकोनॉमी में ये सब होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, आपके लिए कुछ और था, इसके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और था, इसके लिए कुछ और है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आपका सामान जा रहा है, आपके लिए एक्सपोर्ट है, लेकिन इसकी कंट्री में सामान आ रहा है, इसकी कंट्री के लिए वही सामान आपका, वही एक्सपोर्ट आपका इसकी कंट्री के लिए इंपोर्ट है। आप हो, आपने इंपोर्ट तो करा, आपने अपनी कंट्री में इंपोर्ट तो करा, लेकिन इस बंदे की कंट्री का क्या? इस बंदे की कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। इन शॉर्ट, आपके कंट्री के नजरिए के हिसाब से मैंने बोला सामान आया इंपोर्ट, सामान गया कंट्री से एक्सपोर्ट। सामान जाने पे इंजेक्शन होता है, सामान आने पे लीकेज होता है। बताओ मुझे, ओपन इकोनॉमी में ये सब तो होता है, लेकिन मुझे ये बताओ, इंजेक्शन अच्छा है कि लीकेज अच्छा है? इंपोर्ट अच्छा है कि एक्सपोर्ट अच्छा है? याद रखना, याद रखना, कंट्री में पैसे आना, पैसे आना, पैसे आना अच्छा है। भाई सामान बेचना उसी से तो पैसों के लिए तो सब कुछ करता है बंदा। तो पैसे आना, बता मुझे, इससे पैसे आते हैं? नहीं, लीकेज अच्छा नहीं है। इससे पैसे आते हैं? हाँ 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 हाँ, पैसे आ गए कंट्री में, इंजेक्शन गुड फॉर कंट्री, इंजेक्शन गुड फॉर कंट्री। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करूं। हर कंट्री चाहती है मैं ये वाला काम करूं, ये वाला काम रोकूं। हर एक कंट्री चाहती है मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करूं और पैसे आएंगे। हर एक कंट्री चाहती है मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करूं। फिर हम देखेंगे कौन से पैसे आते हैं वहाँ पे, डॉलर वालर या एक्सचेंज रेशियोज या बाकी जो भी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे इंपोर्ट ना हो, एक्सपोर्ट ना हो। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में एक चीज होता है कि जब बाहर से कोई लेन देन ना हो तो अंदर से सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ता है। डायमंड, गुड्स एंड सर्विसेज, डायमंड, कोल, पेट्रोलियम, जो भी इंडिया को चाहिए या कंट्री को चाहिए, वो अंदर से ही बनाने हैं। तभी तो रेजिस्ट कर सकेगा, तभी तो वो सक्सेसफुली वो कंट्री चला सकेगा अपने आप को। मतलब कि कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी में सेल्फ सफिशिएंट होती है। लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंट्री क्लोज्ड नहीं है।
अकेले कंट्री कोई भी रह नहीं सकती। दूसरी कंट्री में कुछ ना कुछ सामान उसको लाना है और यहाँ से कुछ ना कुछ कंट्री में बेचना है। हर एक कंट्री अलग से नहीं रह सकती, मतलब हर एक दुनिया में कोई भी कंट्री अलग से नहीं रह सकती। इंडिया की अगर बात करें, 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें आप मुझे बताइए, अगर मैं सवाल पूछूं, उससे हमारी कंट्री में ओपन इकोनॉमी ज्यादा हुई कि क्लोज्ड इकोनॉमी ज्यादा हुई? याद रखना, उससे बहुत ज्यादा ओपन इकोनॉमी हुई, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे भी वैसे अगर आपको समझ नहीं आया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन में यही बहुत बताया गया। एक पॉइंट ये था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। मतलब कि इंडिया जो कि पहले थोड़ा सा क्लोज्ड इकोनॉमी तो पहले से नहीं था पूरी तरह से, वो ओपन इकोनॉमी ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन इकोनॉमी वो हो गया 1991 के बाद। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो पूरी तरह से, क्लोज्ड इकोनॉमी दुनिया में कोई भी पूरी तरह से नहीं है। इन शॉर्ट ये भी याद रखना, दुनिया में कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। अच्छा, ये भी पॉइंट याद रखना, दुनिया में कोई भी प्योरली ओपन इकोनॉमी भी नहीं है। क्यों? हमें इस कंट्री में नहीं चाहिए तेल, तो हम बाहर से नहीं लेंगे, हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी प्योरली ना ही ओपन है ना ही क्लोज्ड है, और अगर दोनों में थोड़ा सा कुछ है तो ओपन है। आजकल की इकोनॉमीज और ज्यादातर देखा जाए ओपन ही है। 100% ओपन भी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा तो है। क्लोज्ड इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल में नहीं होता, रियल में ओपन ही होता है, लेकिन 100% ओपन भी नहीं होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कंट्रीज, ओके, कम कर सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब हम देखते हैं लास्ट में 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए ये 2-4 मिनट में देखते हैं तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। अब जो ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ये हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक किसने दिया? जी मैनक्यू ने अपनी बुक में। इसकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। 1997 में वो बुक पब्लिश हुई। इन शॉर्ट 1997 वाली बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब याद रखो, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा जेके सिविल सर्विसेज केएस जेकेएसएसबी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियो के। अब देखो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला प्रिंसिपल क्या दिया इस बंदे ने? पहला प्रिंसिपल क्या दिया? पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। मतलब ये कि अगर आपको एक चीज चाहिए उसके लिए कोई ना कोई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी, लेजर टाइम। लेजर टाइम जिस पे आप बैठे हो वर्सेस वर्क। अगर आप आराम छोड़ोगे, काम करोगे, तो छोड़ना है कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। पीपल फेस ट्रेड ऑफ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ आपको छोड़ना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ आपको छोड़ना पड़ता है। यहां पे ये मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ता है। डिफरेंस देखो, कुछ पाने के लिए कुछ कोई चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि अपना आराम छोड़ना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। यहां पे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोनों में डिफरेंस है। पहला प्रिंसिपल यह है, कुछ पाने के लिए आपको आराम छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए आपको आराम काम करना पड़ेगा, आपको आराम छोड़ना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको आराम छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। यहां पे कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है। देखो आप, पीपल फेस ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि जैसे कि आप बैठे हुए हो, वो बैठना आराम आराम छोड़ के आप वर्क पे जाओगे, तो आपने ट्रेड ऑफ, आपने फेस ट्रेड ऑफ किया। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट समथिंग। आप कॉलेज जाना था आपको, लेकिन कॉलेज आप नहीं गए, आप काम पे गए, आपने काम पे पैसे कमाए, लेकिन काम पे आपने पैसे तो कमाए, लेकिन आप कॉलेज खो गए, कुछ खोना पड़ा, एजुकेशन खोनी पड़ी। ठीक है ना। अब और देखते हैं यहां पे, रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन्स। जो लॉजिकल पर्सन होते हैं ना, वो मार्जिन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं पेन बेचता हूं, अगर मैं पेन बेचता हूं 10 रुपीज में, 10 रुपीज में पेन बेचता हूं, तो मैं 10, 10.5 या 11 रुपए कॉस्ट करूंगा। मैं 10 से 20 रुपए कॉस्ट नहीं करूंगा। या अगर मैं पेन बेचता हूं, 10 पेन बेचता हूं, मैं धीरे धीरे 11, 12, 13, 14 पेन बनाना स्टार्ट करूंगा। एक साथ में 200 पेन बनाना स्टार्ट नहीं करूंगा, क्रैश हो सकता है सब कुछ। इन शॉर्ट इतना ही है कि लॉजिकल पर्संस मार्जिन देखते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि छोटा वो देखते हैं, स्मॉल लेवल पे वो देखते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए, ताकि सब चीजें मेंटेन रहे, एक साथ पूरा क्रैश ना हो। पीपल रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अगर इंसेंटिव्स हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादा टैक्सेस लगे, हायर टैक्सेस लगाए गवर्नमेंट ने,
या कोई भी फाइन लगाया, फेयर फाइन लगाया, ज़्यादा कम, जो भी पीपल रेस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव्स को। अगर जैसे कि टैक्सेस फाइन ज़्यादा लगे थे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड किया था, गवर्नमेंट को बताया था इतना ज़्यादा टैक्स क्यों। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड सबको अच्छा बना सकता है। ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा बना, कंट्रीज आपस में मिल के ट्रेड करके ग्रो हो सकती हैं, तो बेटर हो सकता है हर एक के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे। इतना ही नहीं, ट्रेड हर एक ट्रेड आपस में भी और कंट्रीज मिला के भी, ये बोल रहा था उस बुक में, ठीक है, उस बुक में जो ये बोल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद है मार्केट्स आर यूजुअली ए गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केट एक अच्छी जगह है। मार्केट जो है मेरे दोस्तों, यहां पे ये जैसे कि एडम स्मिथ ने भी बोला था कि मार्केट पे छोड़ो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मार्केट खुद ही अपने आप को चलाएगी, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए, यहां पे ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केट एक अच्छा है, ठीक है। मार्केट्स आर यूजुअली गुड वे। गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये पहले इसने बोला मार्केट अच्छा है, साथ में बोला लेकिन गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गवर्नमेंट भी कभी कभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे जबकि कोई फेल हो, जबकि मार्केट फेल हो, जबकि इन्फ्लेशन हो, जबकि डिफ्लेशन हो, जबकि कंट्रोल करना हो हाई प्राइसेस को, लो प्राइसेस को, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्रॉब्लमें जब अराइज हो मार्केट में, तो गवर्नमेंट को इंप्रूव करना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन कंट्रीज प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी, प्रोडक्शन जितना होगा कंट्री में, उतना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है। जितना कम प्रोडक्शन, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना वो कम खूबसूरत अंदाज में रहते हैं, कम अच्छे आराम में रहते हैं, ठीक, ऐशो आराम में कम रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका ज़बरदस्त होता है जिनके कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। प्राइसेस राइज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। जिनकी कंट्री में गवर्नमेंट प्रिंट करता है बहुत ज़्यादा पैसा, उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस राइज होते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आगे पता चलेगा। सोसाइटी फेसेस शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखो, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब भी इन्फ्लेशन होता है तो जो प्रोड्यूसर है वो खुश होता है। वैसे ये चीज़ें आपको आगे भी समझ आएंगे। इन्फ्लेशन होने से प्रोड्यूसर खुश होता है। इन्फ्लेशन होने से प्रोड्यूसर, देखो भाई, 10 रुपीज़ में मैंने बोला मार्कर बेचना है 10 रुपीज़ में, लेकिन 10 रुपीज़ से इन्फ्लेशन हो गया 15, तो मुझे अब 10 नहीं 15 रुपए मिल रहे हैं। मैं बेच रहा था 10 रुपए में, इन्फ्लेशन हुई 5 रुपए एक्स्ट्रा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर बनाऊंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ये तो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बाद में इसमें भी प्रॉब्लम होती हैं। इसलिए आगे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में देखेंगे। हमेशा गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करना है, बैलेंस में चलना है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इस तरह से कंट्रोल करना है कि वो बैलेंस, इन्फ्लेशन कराएंगे तो नुकसान है, डिफ्लेशन कराएंगे तो नुकसान है, बैलेंस करना है बोथ का, ये हम आगे देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये था इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 1। कोई भी चीज़, कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी सवाल हो आपको, वो आप नीचे लिखो। और भी एक बात याद आई, बहुत बार बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट है, क्या है। याद रखना, इसको साइंस, कोई इसको साइंस भी बोलता है, कोई इसको आर्ट भी बोलता है, कोई इसको सोशल साइंस भी बोलता है। आप बोल सकते हो ये है ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, सोशल साइंस भी, ठीक है, साइंस भी और आर्ट भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।